नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल DY क्लासेस बाय रंजीत सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा है और कुछ वीडियो को आने में तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से कि बीच में हमारा थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं था, जिस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन डोंट वरी प्यारे दोस्तों, अब से हमारा सभी लेक्चर टाइम टू टाइम पर आ जाएगा। तो यार दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में मतलब कि फील किया मैंने कि यार मिले समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। यदि आप सोचो कि यार कोई अच्छा टाइम आएगा तभी मैं पढ़ूँगा, तो ऐसा मत करो प्यारे दोस्तों, क्योंकि टाइम अच्छा आता नहीं प्यारे दोस्तों, उसे लाना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप किसी समय को पर्टिकुलर समय को नहीं चूज़ करोगे तब तक आप अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाओगे, अपनी पढ़ाई को पेंडिंग में ही रखे रहोगे। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप समय को ही अपना मतलब कि चुनिए कोई समय कि हमें इस टाइम पढ़ना है और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे समय की राह मत देखिए, वरना पूरी ज़िंदगी कम पड़ सकती है। तो चलिए यार, अब देख लेते हैं। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स तो चल ही रहा था, जिसमें हम लोग 11 लेक्चर देख चुके हैं। तो आज हमारा है उसका 12वां लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो अब यदि देखें तो हमें पढ़ना क्या है, तो इसके पहले हम सभी ने विद्युत फ्लक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और उसमें हम लोगों ने सतत आवेश वितरण को पढ़ा था। क्या दोस्तों, सतत आवेश वितरण को हम लोगों ने इसलिए पढ़ा था क्योंकि आगे उसके यूज़ आने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था। अब देखें तो उसके आगे वाले टॉपिक पे हम चले हैं, तो हमें पढ़ना है गॉसियन पृष्ठ। यार दोस्तों, ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये उतनी ही चीज़ें मतलब कि इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जब तक आप इन्हीं छोटे छोटे शब्दावलियों को नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आप किसी भी डेरिवेशन को आसानी से कर ही नहीं सकते। आगे डेरिवेशन आएगा, इन सब का यूज़ मैं उसमें दिखाऊंगा आपको। तो चलिए आप देख लेते हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो कह रहा है गॉसियन पृष्ठ वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके भीतर संपूर्ण आवेश निहित हो। इसका मतलब उस काल्पनिक पृष्ठ एक ऐसा रहेगा जिसके अंदर सारे आवेश रहेंगे। और क्या बोला जा रहा है आगे कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यार, बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह सेम होनी चाहिए, उसे ही हम लोग बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। सॉरी दोस्तों, अभी मैं मार्कर में डाल लूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के यदि हम प्रकार की बात करें तो गॉसियन पृष्ठ की जो प्रकार होता है, एक होता है गोलीय गॉसियन पृष्ठ, एक होता है बेलन गॉसियन पृष्ठ। अब गोलीय गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, बहुत ही आसान शब्दों में देखें तो प्यारे दोस्तों कि यदि आवेश बिंदुवत है, मान लेते हैं यदि कोई बिंदु आवेश हो, पॉइंट आवेश, तो उसका गॉसियन पृष्ठ कैसा हम लेंगे, गोलीय गॉसियन पृष्ठ लेंगे। आगे जब डेरिवेशन में आपको बिंदु आवेश मिलेगा और जब मैं बोलूँगा इसका गॉसियन पृष्ठ बताइए तो आप तुरंत बताएंगे सर इसका गोलीय गॉसियन पृष्ठ होगा। या पहले से ही आवेश जो हो वो गोली हो, यानी कोई गोले पर ही आवेश चढ़ा हो तो भी उसका गॉसियन पृष्ठ हम कैसा लेंगे, गोली ही लेंगे। अब यहाँ देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो यहाँ मैंने एक नोट चीज़ लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दिया गया है कि गोलीय गॉसियन पृष्ठ में केवल एक वक्र पृष्ठ होता है। यार निश्चित सी बात है, आप बताओ कि यदि आप एक गेंद लो, उसे अपने हाथ में पकड़ो तो उसके कितने पृष्ठ को आप स्पर्श करते हैं, एक ही पृष्ठ ना, ऐसे लेंगे पूरी तरह से वो गेंद आ जाएगा आपके हाथ में। इसका मतलब गोलीय गॉसियन पृष्ठ में केवल और केवल एक वक्र पृष्ठ होता है। अगर इसकी बात करें प्यारे दोस्तों तो आप देख सकते हैं इसके पास 3 पृष्ठ हैं, क्योंकि बेलन है। देखिए, एक तो वक्र पृष्ठ, दूसरा एक ये और ये, मतलब एक वक्र पृष्ठ और 2 समतल पृष्ठ। लेकिन गोली में ऐसा नहीं होता है। गोली में क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक ही वक्र पृष्ठ होता है। अब बात कर लेते हैं बेलन गॉसियन पृष्ठ की। तो बेलन गॉसियन पृष्ठ में क्या होता है प्यारे दोस्तों कि यदि आवेश का पृष्ठ रेखीय हो, मतलब यदि कोई आवेश ऐसा जो मतलब कि ऐसे वस्तु पर चढ़ा हो जिसका पृष्ठ कैसा हो, रेखीय हो, यानी एक लंबाई में हो अथवा बेलनाकार हो, तो उसका गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होता है। यहाँ मैंने अलग से बनाया है, ध्यान से मैं आपको सिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक रेखा में आवेश चढ़ा हुआ है, तो इसका गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, मार्कर नहीं चल रहा है प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर रेखा में है प्यारे दोस्तों तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर भी बेलन गॉसियन पृष्ठ बनेगा, चाहे लंबा में रहे और चाहे
क्षैतिज में रहे, वो एक ही बात है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बेलन गॉसियन पृष्ठ में 3 वक्र पृष्ठ होते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, गोलीय में 1 वक्र पृष्ठ, बेलन में 3। अब कैसे भाई, ध्यान से देखिए, ये एक बेलनाकार ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका वक्र पृष्ठ है और ये इसका समतल पृष्ठ है। अब यहाँ देखा जाए तो चालक अथवा अचालक समतल पृष्ठ के लिए जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो क्षैतिज बेलन होता है। फिर दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं, एक आप वर्गाकार शीट लीजिए, तो आपको मैं बताऊं, आप उसको फोल्ड करेंगे तो किस रूप का हो जाएगा, बेलन का होगा ना। तो यही बताया गया है प्यारे दोस्तों कि चालक अथवा अचालक समतल पृष्ठ के लिए, कोई समतल पृष्ठ हो तो उसका गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, क्षैतिज बेलन होता है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको गॉसियन पृष्ठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्यारे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं, और फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं अलग से सेपरेट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पर, जो कि हमारा है गॉस का प्रमेय। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ दिया गया है गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। यार दोस्तों गॉस का नियम एनसीईआरटी में दिया गया है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये गॉस का प्रमेय और गॉस का नियम क्या है। तो दोनों दोस्तों एक ही शब्द है, बस आपको देखने में मतलब कि एनसीईआरटी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अब घबराइएगा नहीं। तो आपको मैं बता दूं प्यारे दोस्तों कि जो गॉस का प्रमेय है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार 2 या 3 नंबर में पूछ लेता है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय को समझाइए। तो क्या होता है, यदि आप नहीं लिख पाते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो घबराइए नहीं प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गॉस का प्रमेय इस प्रकार बताएंगे कि ये टॉपिक आपके लिए मक्खन हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें प्रमेय क्या शब्द होता है प्यारे दोस्तों। काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, सर जी प्रमेय क्या होता है, और काफ़ी बार बच्चे खोज भी नहीं पाते हैं या कोई बता भी नहीं पाता है प्यारे बच्चों कि प्रमेय क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा आपको सबसे पहले प्रमेय को बता दिया जाए। तो पहले मैं आपको बता दूं प्रमेय के बारे में। तो प्रमेय प्यारे दोस्तों ये होता है कि यह पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है। यदि आपसे कोई पूछे प्रमेय क्या है तो आप बोलोगे प्रमेय पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, पिछले क्लास में कक्षा 10 में आपने देखा होगा कि प्रमेय बहुत सा मैथ में पढ़ाया गया होगा, वृत्तों से संबंधित प्रमेय। तो वहाँ आपको दिया गया होगा कि पहला प्रमेय या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये चीज़ें क्या थी प्यारे दोस्तों, ये पहले से ही सिद्ध की हुई कथन थी, बस आपको क्या करना होता था, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर लेना पड़ता था। तो यहाँ से एक बात समझ में आया कि प्रमेय पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने में सहायता करता है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों हम भी यहाँ एक ऐसा प्रमेय पढ़ने वाले हैं जो दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने में हमारा हेल्प करेगा। अब वो क्या है, तो गॉस का है। गॉस नामक एक विज्ञानी थे, उन्होंने अपना क्या किया, एक प्रमेय दिया है जिस वजह से आप उसका प्रयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है इस प्रमेय के अनुसार कह रहा है किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या है आप बहुत ही अच्छे से जान चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। मैं बार बार पिछले वीडियो को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों क्योंकि आप ना देखे हों तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आए। तो कह रहा है इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत, क्योंकि यार वैद्युत फ्लक्स अभिलंबवत ही गुजरेगा, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस खत्म, यही था गॉस का प्रमेय। तो दोस्तों यही आपको गॉस का नियम आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है और आप अच्छे से नंबर को गेन कर सकते हो। यहाँ देख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स की यदि हम फार्मूला लिखना चाहें इस कथन के हिसाब से तो कहा है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, फाई बराबर वो कह रहा है उस पृष्ठ से के भीतर उपस्थित कुल आवेश का मतलब होता है गुणा 1/ε0। यार दोस्तों यही है, मैं डायरेक्ट इसको इस रूप में लिख दिया हूँ ताकि जब Q का 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा ना यार। तो यहाँ आप देखना चाहे तो फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, Q क्या है, आवेश है, और ε0 के बारे में यार हम तो शुरू से ही परिचित हैं।
कूलाम के नियम से ही कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ हम देख लें इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से कुछ शब्दावलियाँ हैं या कुछ लाइनें हैं प्यारे दोस्तों जो आपको गॉस के प्रमेय को और आसान बना सकती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कह रहा है किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। यदि किसी पृष्ठ से गुजर रहा है कोई वैद्युत फ्लक्स तो पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, पृष्ठ के आकार पर नहीं। इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहूँगा, चाहे वो पृष्ठ गोली हो, चाहे घनाकार हो और चाहे वर्गाकार हो प्यारे दोस्तों, बस आपको ये बात ध्यान देना होगा कि जो गॉस का प्रमेय है इसके आकार पर या आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, वो केवल ये निर्भर करेगा कि इसके भीतर आवेश कौन सा है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रहा होगा कि चाहे जैसा आकार हो उससे मतलब नहीं है, बस उसके अंदर आवेश से मतलब है बस। तो इसका भी फाई बराबर Q/ε0, इसका भी फाई बराबर Q/ε0, इसका भी फाई बराबर Q/ε0 ही होगा। इसकी आकृति से कोई मतलब नहीं है प्यारे दोस्तों। अब यदि देखें, यदि पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश -Q हो तो अगर -Q हो गया तो वही चीज़ यहाँ माइनस यूज करेंगे हम, फाई बराबर -Q/ε0। यहाँ देखें, माना यदि पृष्ठ के भीतर Q1 Q2 Q3 आवेश हैं तो मतलब 2 या 2 से अधिक आवेश दे दिया जाए तो क्या करना है यार, सबको जोड़ देना है। आवेशों की योज्यता आप पढ़ चुके हो पहले ही वीडियो में। अब यहाँ देखिए तो फाई बराबर 1/ε0 सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब सभी आवेश का योग। सिग्मा का मतलब प्यारे दोस्तों योग ही होता है। अगर आप कक्षा 10th में पढ़े होंगे मैथ तो आपको पढ़ाया होगा संचयी बारंबारता ये सब में। अब यहाँ देख सकते हैं कि फाई बराबर Q1 Q2 Q3 यानी सभी का योग दिया गया है तो जोड़ देंगे सबको चिन्ह सहित, क्योंकि आवेश अदिश राशि है। यहाँ दिया गया है किसी घन अथवा घनाभ के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर हम घन हो या अथवा घनाभ हो उसमें कितने फलक होते हैं प्यारे दोस्तों? 6 फलक होते हैं। अगर उसके किसी एक फलक से बात करें तो इसका हम फार्मूला ये यूज करेंगे, फाई बराबर Q/6ε0। आई होप आपको जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताया प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बार बार बोलता हूँ प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको ले चलते हैं गॉस के प्रमेय को सिद्ध करके दिखाते हैं, इसका डेरिवेशन दिखाते हैं आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में गॉस के प्रमेय का जो ये सूत्र है इसको निगमन करने के लिए भी बोल देता है 5 अंक के लिए। तो आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम आपको ले चलते हैं डेरिवेशन पे। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने गॉस के प्रमेय के लिए, मतलब कि उसके सूत्र का निगमन करने में। तो प्यारे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है मैंने यहाँ लिख लिया है, देख सकते हैं आप। स्थिर विद्युत्की में गॉस के प्रमेय को समझाइए और सूत्र का निगमन कीजिए। वो सूत्र क्या है प्यारे दोस्तों? यही है आपका फाई बराबर Q/ε0। यदि आप इस निगमन को प्यारे दोस्तों अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो क्या होगा, आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 5 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक आवेश लेना होगा, वो भी किसी बंद पृष्ठ के भीतर। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक ऐसा एक बंद पृष्ठ लिया है, उसके भीतर एक आवेश है और वो आवेश कहाँ रखा है? बिंदु O पर रखा है। और मैंने इस बिंदु आवेश से r दूरी पर इस पृष्ठ पर कहीं P बिंदु लिया है। प्यारे दोस्तों इस बिंदु P पर मैंने जहाँ भी है वहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा अल्प क्षेत्रफल ले लिया है। मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लेंगे क्या करेंगे, किसी भी पृष्ठ पर छोटे मतलब कि क्षेत्रफल का कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे हम पृष्ठ तो इतना बड़ा है, इसका छोटा सा हिस्सा ले लिए हैं। अब प्यारे दोस्तों ये देखा जाए तो इस आवेश से बल रेखा ऐसे निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो इधर हो जाएगी। अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है, तो हम लोगों ने इधर कर दिया इसे। देख रहे हैं इनके मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण थीटा आ रहा है यहाँ पे। यानी आई होप आपको प्यारे दोस्तों कि ये फिगर समझ में आ गया होगा। तो जब फिगर समझ में आ गया होगा तो हम लोगों ने इसे कैसे किया है, बस यही पे हमें कुछ लिखना पड़ता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों जब आप शब्दों के माध्यम से लिख देंगे, इसे सजा देंगे, तो बोर्ड एग्जाम में जो टीचर होता है आपका मतलब कि कॉपी चेक करता है, उसे अच्छा लगता है कि बच्चा कुछ जानता है इसके बारे में।
आप डायरेक्ट डेरिवेशन शुरू करोगे और फिर उसके बाद फार्मूले को ला दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब कि उतना ज़्यादा आप इफेक्ट टीचर के ऊपर नहीं डाल पाओगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है, माना प्लस क्यू आवेश किसी पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर रखा है। ये हमारा हुआ पृष्ठ, इसके भीतर बिंदु O है और इसी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। दूसरा कह रहा है कि माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिसका अल्प क्षेत्रफल अवयव dA है। मैंने बोला ना कि जब भी आप कोई पृष्ठ लोगे तो वहाँ पे क्या करना होगा, हमें अल्प क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करनी होगी। जैसे ही आप अल्प क्षेत्रफल अवयव लेंगे वहाँ पे क्या होगा, आपको तुरंत ही क्षेत्रफल सदिश की कल्पना कर लेना होगा। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ dA की कल्पना कर चुके हैं। अब यहाँ कहा गया है माना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लिए तो आप कल्पना कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या पढ़े हैं, यही ना, E बराबर 1/4πε0 तो यही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या माना है, स्मॉल r। अब हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कि पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। यानी ये जो छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग लिए हैं, यहाँ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो प्यारे दोस्तों, छोटा सा क्षेत्रफल dA है तो वहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स भी तो छोटा होगा। तो यहाँ होगा d फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। जैसे ही हम लोग हटाएंगे E dA cos थीटा होगा प्यारे दोस्तों यहाँ पे d फाई। अब आप लोग जानते हैं आसानी से कि d फाई इज इक्वल टू, यहाँ E का वैल्यू कितना है 1/4πε0 dA cos थीटा, सॉरी Q/r² dA cos थीटा। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1 यहाँ है, यहाँ 2 मान लेंगे। अब प्यारे दोस्तों, हमें तो चाहिए पूरा, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो हमें अगर देखें तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, हमें कुल फ्लक्स चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप छोटे से हिस्से का इंटीग्रल कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो आपको पूरा आ जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर मैं dx का इंटीग्रल करूं तो x आता है, अगर मैं dy का इंटीग्रल करूं तो y आता है। आई होप आप मैथ की स्टूडेंट हो तो समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार अगर हम d फाई का इंटीग्रल कर दे तो क्या आएगा, फाई। यानी कुल मिला जुलाकर प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें हम समाकलन कर दे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का, चलिए समाकलन ना करते हुए हम ऐसे ही कर लेते हैं कि अगर d फाई है प्यारे दोस्तों, तो अगर उसका इंटीग्रल कर देंगे तो हमारा फाई आ जाएगा। ये भी आप समझ सकते हैं, d फाई का इंटीग्रल की फाई आ गया। हमें यही तो चाहिए, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 1/4πε0 Q/r² dA cos थीटा। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, अगर उसमें जब कांस्टेंट चीज़ें आती है ना तो वो सब बाहर आ जाती हैं। तो आप देखिए कांस्टेंट इसमें क्या है, कांस्टेंट हमारा है Q भी देखिए इसके भीतर प्लस Q एकदम फिक्स है। यहाँ पे 4πε0, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, और ये एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो समाकलन हुआ दोस्तों, ये बंद समाकलन का मतलब कि सिंबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं dA cos थीटा अपान r² बचा। अब आप कहेंगे सर जी dA को क्यों नहीं निकाले, cos थीटा को क्यों नहीं निकाले और यहाँ r² को क्यों नहीं निकाले। तो प्यारे दोस्तों, r² देखिए अगर यहाँ पे बदल रहा है, अगर यहाँ पे r देखे तो कुछ ही कम है, यहाँ देखे तो और ज़्यादा है, यहाँ देखे तो और कम है। इसका मतलब जगह जगह पे r का मान बदल रहा है। तो r तो कांस्टेंट नहीं हुआ, dA भी कांस्टेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम इसका छोटा सा क्षेत्रफल लिया और बड़ा ले सकते हैं। अब cos थीटा क्यों नहीं कांस्टेंट हुआ, क्योंकि cos थीटा दोस्तों इसके बीच का एंगल बदलेगा तो इसकी वैल्यू भी बदलेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ यदि हम देखना चाहें प्यारे दोस्तों, तो मैंने शुरू में ही आपको घनकोण से रिलेटेड एक चीज़ बताया था कि यदि आप ना देखे हो तो प्लीज़ इसके पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि इस टोटल की जगह पे आप d रख सकते हो। तो यहाँ पे आप रखिए Q/4πε0, तो यहाँ पे रखेंगे क्लोज इंटीग्रल d, और d का बाहर आएगा Q/4πε0, क्या आएगा, ओमेगा बाहर आएगा।
यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगाया बस। तो फाई बराबर क्यू अपान एफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैंने आपको बताया था संपूर्ण गोले के लिए क्या होता है, ओमेगा का मान 4 पाई होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई जब आप काटोगे तो बचेगा फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यदि आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसी को इधर लिख दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों कि फाई बराबर हमारा आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा प्रूफ हो गया। मैंने आपको बताया था प्यारे दोस्तों कि इसका काम आने वाला है आगे, इसे ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप किए तो मैंने बताया जैसे डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो रहा है प्यारे दोस्तों, डी वाई का इंटीग्रल वाई हो रहा है, इसी प्रकार डी ओमेगा का इंटीग्रल क्या हुआ, ओमेगा हुआ, यहाँ हुआ। और हम लोगों ने संपूर्ण गोले के लिए एक चीज़ निकाल के देखा था प्यारे दोस्तों कि 4 पाई आता था घनकोण। किसी गोले के केंद्र मतलब संपूर्ण गोले के कारण उसके केंद्र पर कितना घनकोण आता था, 4 पाई। तो हम लोगों ने यहाँ 4 पाई से 4 पाई काट दिया, यहाँ पे आए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और प्यारे दोस्तों मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है समझ में आ जाए। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।